नमस्कार। नमस्कार। हिंदुस्तान अखबार और उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से बेसिक शिक्षा को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए, निखारने के लिए वेबिनार की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं शारदा एवं सामर्थ्य कार्यक्रमों के बारे में। और हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ जुड़े हैं माधव जी तिवारी, जो यूनिट प्रभारी हैं सामाजिक सहभागिता के। हमारे साथ हैं वीरेंद्र सिंह जी, जो प्रधानाध्यापक हैं कंपोजिट स्कूल भरोसा के। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय सिंह, जो प्राचार्य हैं डाइट के। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। बातचीत का प्रारंभ मैं माधव जी आपसे करता हूं। कृपा पूर्वक ये बताएं, आपकी शारदा और सामर्थ्य इन कार्यक्रमों के बारे में बहुत सुना जा रहा है आजकल, क्या है ये दोनों कार्यक्रम? और विस्तार से प्रकाश डालें इस पर। इस देश की संविधान ये कहती है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना उसका अधिकार है। और संविधान की इसी संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए 2009 में इस देश की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2011 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली बनाई। इन सारी कवायदों के मूल में यही बात थी कि 6 से 14 आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उन सबको कम से कम प्रारंभिक शिक्षा अवश्य मिले, कोई बच्चा छूटे नहीं ना। इस प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए ये कानूनी प्राविधान किए गए, विधिक प्राविधान किए गए। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए। सर, आप देखेंगे कि विद्यालयों तक बच्चों की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए हर 1 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल, 3 किलोमीटर पे अपर प्राइमरी स्कूल दिए गए। बच्चों को विद्यालय में ठहराव बढ़ाने के लिए, बच्चों को विद्यालय की तरफ आकर्षित करने के लिए उन्हें तमाम एंटाइटलमेंट, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्वेटर, सारी चीजें, मिड डे मील दिए गए। और इसके साथ साथ अध्यापकों को रखा गया, पैरा टीचर रखा गया। नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से कई अभियान चलाए गए, जैसे हर साल अब भी हम लोग चलाते हैं स्कूल चलो अभियान। सत्र के आरंभ में बहुत ही व्यापक स्तर पर स्कूल चलो अभियान चलाया जाता है, जिसका उद्देश्य यही होता है कि कोई बच्चा नामांकन से छूटने न पाए, उस बच्चे को हम स्कूल तक लाएं। ये हम तमाम प्रयास किए सर, और इस प्रयासों में काफी हद तक हम सफल भी हुए हैं। लेकिन हम आज भी इस स्थिति में नहीं है कि हम ये दावे के साथ कह सके कि हम 100% बच्चों को अपने विद्यालयों तक ला दिए। लाख प्रयास के बावजूद भी 1-8% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं आ पाते हैं किसी किन्हीं कारणों से। ऐसे बच्चों को चिन्हित करना पड़ता है सर, और ऐसे बच्चों को चिन्हित करके स्कूल तक लाना और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, इन बच्चों को आउट ऑफ स्कूल बच्चा कहा गया, इनको जोड़ना, इसके लिए शारदा कार्यक्रम चलाया गया। शारदा सर एक एक्रोनिम है जिसका पूरा फुल फॉर्म है स्कूल हर दिन आए। तो इस प्रकार से जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उन्हें विद्यालय तक लाने के लिए जो सरकार कार्यक्रम चला रही है, उत्तर प्रदेश सरकार, उसका नाम शारदा कार्यक्रम है। उसी प्रकार से सर स्कूल न आने के कई सारे कारण होते हैं सर, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कई प्रकार के कारण है। इसके साथ साथ कुछ कारण व्यक्तिगत भी होते हैं, जैसे व्यक्तिगत असमर्थता, दिव्यांगता किसी बच्चे की, इस प्रकार की जो वजह है। तो खास करके जो इस प्रकार के जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिन्हें हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, CWSN, उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना और उनकी शिक्षा एक ज्यादा जटिल प्रक्रिया है सर। उसमें शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य और उनके फिजियोथेरेपी वगैरह भी देखनी पड़ती है। उसके लिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए, उन बच्चों को शिक्षा की धारा से जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जाता है उसे समर्थ कार्यक्रम नाम दिया गया है। जी, अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही। और समर्थ कार्यक्रम जिन दिव्यांग बच्चों के लिए आप चलाते हैं, उनके विषय में मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आ गई। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु गाना, और बिनु कर कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी,
बिनु वाणी पक्ता बड़ जोगी। उन बच्चों को भी आप जोड़ रहे हैं अपने साथ, बहुत बढ़िया बात है। वीरेंद्र जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आप प्रधानाध्यापक हैं कंपोजिट स्कूल भरोसा के, तो शारदा और सामर्थ्य कार्यक्रमों को आप अपने विद्यालय में किस प्रकार संचालित संपादित कर रहे हैं? प्रकाश डालें उस पर कृपया। पहले तो हम धन्यवाद देंगे हिंदुस्तान को कि आपने ये वेबिनार में हमें मौका दिया, और हमारे साथ तिवारी सर, चूंकि हमारे विभाग के बहुत ही चर्चित, जाने माने और बहुत ही विद्वान अधिकारियों में से या हैं, आप हमें हर क्षेत्र में मोटिवेट करते रहते हैं। आप कई यूट्यूब चैनल्स के से आपके साथ मीटिंगों में मैंने सुना है, आपको देखा है। मेरी टिप्पणी यह है कि विभाग द्वारा जो भी काम हम लोगों को दिए जाते हैं उसमें, क्योंकि ये आपका चाहे शारदा पोर्टल हो, शारदा कार्यक्रम हो या समर्थ हो, शारदा चूंकि पिछले कई इधर कोरोना काल में बीच में हमारा ये कार्यक्रम थोड़ा सा उच्च गुणवत्ता के साथ नहीं हो पाया था कोरोना काल में, लेकिन गत वर्ष विभाग ने जो हम लोगों को निर्देश दिए उसमें निर्देश था कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर टीमें बनाकर, यानी कुछ हर स्कूल से एक ग्राम पंचायत में 3-4 टीचर्स या शिक्षा मित्र को डिवाइड करके, परिवार डिवाइड करके चिन्हित बच्चों को चिन्हित करने का काम किया गया। और हमारा इस वर्ष तो हमारे यहाँ 0 बच्चे हैं जो स्कूल न जाने वालों में से, बट गत लास्ट बिफोर ईयर जो था वो हमारे पास 10 बच्चे थे जो स्कूल ना जाने वालों में से चिन्हित किए गए थे और उनको स्कूल में नामांकित कराया गया। वो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े। अब आगे भी हमारा ये प्रयास होगा कि जहां पर हम स्थित हैं वहां पर कुछ बाहर से परिवार आते जाते रहते हैं, कुछ घुमंतु परिवार रहते हैं या कुछ पलायन कर गए हैं, तो नया ये जो शारदा है, ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष, क्योंकि ये समय इसका जो निर्धारित नहीं है, आदरणीय तिवारी सर से मैं अनुरोध करूंगा कि जो हमारा 1 अप्रैल से न्यू सेशन शुरू हो रहा है, ये काम हमारा फरवरी से मार्च के बीच में हो जाना चाहिए, या क्योंकि अप्रैल हमारा सबसे व्यस्त वो होता है, हमें स्कूल चलो अभियान चलाना है, अभिभावकों को भी प्रेरित करना है, उसी बीच में बहुत अगर ये डिले हो तो मार्च और उससे भी दिक्कत थोड़ा सा हो तो अप्रैल में ये कार्यक्रम हो जाना चाहिए स्कूल चलो के साथ साथ। तो फिर जो बच्चे हमारे छोटे बच्चे होते हैं सही समय पे वो स्कूल में चिन्हांकित होकर नामांकित हो जाएंगे, तो थोड़ा उनको पढ़ाई का जो स्तर है वो पढ़ाई की पूरी उनको टाइम मिलेगा। और बीच में कई बार हमको ये थोड़ा सा इसमें हमने सोचा कि ये जो सही समय पे हम इसका सर्वे नहीं करा पाते हैं, वो थोड़ा सा सोचनीय है। जी, आपकी बात जरूर वीरेंद्र जी तक पहुंच रही है और वीरेंद्र जी निश्चित, वीरेंद्र जी आप तो स्वयं ही बात कह रहे हैं, माधव जी तक आपकी बात बाकी सर CWSN के बारे में जो हमारा समर्थ पोर्टल है उसको भी विभाग ने बहुत अच्छा लॉन्च किया है। आज उस पे सीधे उनकी अटेंडेंस हो रही है, बच्चों की उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उनको जो सुविधाएं प्रोवाइड होती हैं सरकार के द्वारा वो उसी से सीधे जुड़े हुए हैं। बट उसमें कई जगह पे CWSN बच्चों का जो डिवाइडेशन है, जो स्लो लर्नर का है, उसमें भी ऑप्शन आ गया है सर। उसमें थोड़ा सा जो हमारे ये टीचर्स हैं, इंटीग्रेटेड टीचर हैं, उन लोगों को और सक्रियता की जरूरत है। प्रत्येक स्कूल में मेरे पास 4 बच्चे दिव्यांग मिलाकर, स्लो लर्नर मिलाकर 4 बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन उस पे है, वो उनकी अटेंडेंस उससे होती है। बट उनके सहयोग के लिए, जैसे हमारे जो स्लो लर्नर हैं उनके लिए जो इंटीग्रेटेड टीचर हैं उनको वीकली एक टाइम निर्धारित होना चाहिए कि वो आए और उनका मोटिवेशन करें, उनको बताएं, पढ़ाएं। ठीक बात, तो थोड़ा ठीक है अच्छा रहेगा। ठीक बात है। तो बात मैं आगे बढ़ाता हूं। अजय जी, आपकी टिप्पणी लेता हूं। आप बताएं इन दोनों विषयों में, शारदा और सामर्थ्य के विषय में डाइट लखनऊ की क्या भूमिका है, या आप की क्या टिप्पणी है इस विषय पर?
जो सरकार की मंशा है कि जो 6 से 14 वर्ष का हर बच्चा हमारा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त करे। कुछ पारिवारिक परिस्थितियां या कुछ विशेष परिस्थितियों में हमारे कुछ बच्चों का जो है शिक्षण कार्य जो है बाधित हो जाता है। उन बच्चों को शिक्षा क्षेत्र में वापस जोड़ने के लिए सहायता ऐप शुरू किया गया है, ताकि हमारे सेवित क्षेत्र जो है, जहां हमारा विद्यालय, उसके आसपास कोई ऐसा बच्चा ना हो जो विद्यालय जाने से वंचित रह गया। मान लीजिए वो बच्चा है, किसी काम की वजह से वो 6 महीने कहीं बाहर चला गया, उसका परिवार बाहर चला गया, अगर 6 महीने बाद भी अगर वो वापस आता है तो हम उसको विद्यालय में जोड़ेंगे, उसको शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ेंगे, उसकी पढ़ाई लिखाई से उसको जोड़ेंगे। तो ये जो एक सहायता ऐप है, ये बहुत ही अच्छा ऐप है कि कोई भी बच्चा, जब हम एक स्वच्छ भारत की कल्पना करते हैं तो स्वच्छ भारत के साथ साथ हमारी शिक्षा भी उससे जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, और हर बच्चे को शिक्षा देना, किसी वजह से अगर वो छूट गया तो उसको भी वापस जो है शिक्षा क्षेत्र में वापस लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ जो सहायता ऐप है, समर्थ ऐप है, समर्थ एक हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनको विशेष आवश्यकता है, अलग से टीचर्स की व्यवस्था है, उसके लिए एक समर्थ ऐप शुरू किया गया। और अभी हाल में उनकी प्रतिदिन की हाजिरी जो एक समर्थ पोर्टल एक शुरू किया गया, उसमें माध्यम से उनकी पर डे की हाजिरी भी जा रही है, और उन्होंने क्या सीखा उससे संबंधित उसमें टूल्स भी आ रहे हैं, ताकि हम शिक्षक जो है और अच्छा उन बच्चों को सिखा सके। अच्छा, मैं माधव जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो समर्थ वाला कार्यक्रम है, तो जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको, जो स्पेशल बच्चे हैं उनको स्पेशल टीचर्स चाहिए होते हैं, जिन्होंने विशेष डिप्लोमा किया हो, चाहे ऑडियोमेट्री में किया हो, चाहे क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया हो, वही बच्चे इनको पढ़ा सकते हैं, वही टीचर्स इनको पढ़ा सकते हैं इन बच्चों को। तो इसके लिए क्या व्यवस्था विभाग ने की है? और इसके लिए सर सबसे पहले तो प्रत्येक जनपद में आईटी और आरटी के नाम से इंटीग्रेटेड टीचर हर जनपद में तैनात किए गए हैं। उन्हें वो ब्लॉकों पर है, और ब्लॉक के 7 या 8 विद्यालय एक व्यक्ति को अलॉट किया गया है, और साप्ताहिक रूप से वो घूम घूम कर उन विद्यालयों में जो भी इस तरह के बच्चे हैं उनके साथ वो काम करते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं। और ये जितने भी इंटीग्रेटेड टीचर हैं ये भी स्पेशल टीचर ही हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं कि उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की एक आवश्यकता होती है, विशेष बीएड करते हैं, स्पेशल बीएड करते हैं वो, तो वही टीचर है हर जगह। जी, उनके पास विशेष योग्यता है। वो है इंटरनेट टीचर है, रिसोर्स टीचर है, जो इन बच्चों के साथ काम करते हैं। उसके अलावा सर सभी विद्यालयों के अध्यापकों को भी एक प्रशिक्षण ऐसा दिया गया है डाइट के माध्यम से। पिछले 2-3 बार ये प्रशिक्षण मैं समझता हूँ कि हो चुका है, कि हर टीचर के पास कम से कम एक न्यूनतम इतनी योग्यता विकसित कर लें कि अगर उनके विद्यालय में कोई दिव्यांग बच्चा है तो इंटीग्रेटेड टीचर तो सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन आएगा, कुछ गाइडेंस देगा, कुछ बच्चों का असेसमेंट करेगा, कुछ और चीजें बताएगा, बट सामान्य रूप से दैनिक रूप से बच्चे को कैसे पढ़ाना है, उठाना है, बैठाना है, क्या उसे सिखाना है, ये सामान्य शिक्षक भी थोड़ी बहुत इसके लिए जानकारी रखें और इसमें सक्षम हों। इस प्रकार की भी ट्रेनिंग सभी अध्यापकों को भी दी जा रही है। अच्छा, ये माधव जी ये भी बताएं, आपकी जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, आपने भी शुरुआत में परिभाषा जो बताई थी उसमें बताया था कि जो बच्चे, उन बच्चों को आउट ऑफ स्कूल कहते हैं जो बच्चे विद्यालय सामान्य रूप से नहीं आते, और पूरा प्रयास विभाग का ये है कि वो बच्चे विद्यालय को आए। तो आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करने की प्रक्रिया क्या है? कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किन गांवों में कितने बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय नहीं आ रहे? सर देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आउट ऑफ स्कूल में सर 2 प्रकार के बच्चे हम लेते हैं। एक को कहते हैं नेवर इनरोल्ड, यानी बच्चा 6 से 14 साल का बीच का है लेकिन कभी विद्यालय में नामांकन कराया ही नहीं, गया ही नहीं। और दूसरा बच्चा वो होता है ड्रॉप आउट, जो कभी न कभी विद्यालय में नामांकन तो कराया लेकिन अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाया। तो सर उसको भी, जो ड्रॉप आउट होते हैं उनको भी बाकायदे परिभाषित किया गया है कि अगर कोई बच्चा 45 दिन या उससे अधिक बिना किसी सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित है तो उसे ड्रॉप आउट मान लेंगे। इन दोनों प्रकार के बच्चों को चिन्हित किया जाता है। सर चिन्हांकन की प्रक्रिया मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं वीरेंद्र जी के एक प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं जो इन्होंने उठाया था समय को लेकर के, कि इसके सर्वे का टाइम। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वीरेंद्र जी, इसमें बड़ा संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। कारण ये है कि हमारा सत्र शुरू होता है अप्रैल से, सामान्य जो नियमित हमारे नामांकन होते हैं वो भी अप्रैल से शुरू होते हैं,
आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन हम तभी कर सकते हैं जब हमारा स्कूल चलो अभियान और जो सार्वभौमिक नामांकन का कार्यक्रम जब समाप्त हो जाए, उसमें जो बच्चा नहीं आ पाए विद्यालय में, छूट जाए, उस बच्चे के लिए ये प्रोग्राम है। तो जब हमारा नामांकन समाप्त हो तब इसे चलाएं, ये एक हमारी बाध्यता है। दूसरी बाध्यता ये है कि हम ऐसा अगर कर लें कि फरवरी मार्च में हम बच्चे को चिन्हित करके रख लें और अप्रैल से उसे शुरू कर दें, सुझाव काफी अच्छा है। लेकिन उसमें एक समस्या ये आती है कि कई सारे बच्चे उसमें ऐसे चिन्हित होंगे जो 14 साल जिनका समाप्त होने वाला होगा, तो वो बच्चा अगले अप्रैल तक वेट करते करते, अगर उस बच्चे को हमने दिसंबर में सेलेक्ट करके इसलिए रखा हुआ है कि अप्रैल में हम उसका एडमिशन लेंगे, 3 महीने उसे शिक्षा से वंचित रखा, अप्रैल में पता चला वो बच्चा 18 साल का हो गया, 14 साल से अधिक का हो गया, तो उसका स्कूल में एडमिशन संकट में आ जाएगा। कम से कम 3 माह तो बच्चा पढ़ ले। तो इन चीजों को लेकर के प्रयास हम लोग करते हैं कि हर बच्चे को अधिक से अधिक समय मिले विशेष प्रशिक्षण में शामिल होने का, लेकिन फिर भी ये कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं। अब सर मैं आपकी दूसरी बात पे आता हूं कि बच्चों के आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस कैसे हम लोग करते हैं। सर इसमें प्रत्येक जनपद में सर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति है जिसका सदस्य सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है। वो सभी विभागों के साथ, जनपद स्तर के सारे विभाग, सारे एनजीओ जो भी स्थानीय स्तर पे काम करते हैं, सबके साथ एक बैठक करके एक प्लान तैयार करते हैं। उस प्लान में होता यह है सर कि जितने हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय है, परिषदीय विद्यालय, उनका एक कैचमेंट एरिया है, सेवित क्षेत्र है। उस सेवित क्षेत्र में आने वाले जो भी बस्ती मजरे हैं, उनमें उस विद्यालय के जितने अध्यापक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, इन सब की ड्यूटी लगती है। ये घर घर जाते हैं, हाउस होल्ड सर्वे करते हैं, एक एक घर में बच्चे का डिटेल नोट करते हैं, इस घर में कितने बच्चे हैं, उनकी आयु क्या है, कौन बच्चा कहाँ पढ़ता है, और उसके आधार पर निकालते हैं कि कौन सा बच्चा 6 से 14 साल के बीच का है जो कहीं नहीं पढ़ता है। तो एक तो ये हुआ। दूसरी जो असेवित क्षेत्र है, खास करके जो शहरों के आसपास पाए जाते हैं, जैसे झुग्गी झोपड़ी हुआ, रेलवे लाइन के किनारे फुटपाथ हुए, रेलवे स्टेशन पर कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जो स्थानीय रूप से आकर के झोपड़ी लगा करके रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी हमारे शहर हैं जहाँ पे कई पारंपरिक उद्योग विकसित हैं पहले से, जैसे फिरोजाबाद में कांच का उद्योग है, मुरादाबाद पीतल इंडस्ट्री है, बनारस में साड़ी का है, भदोही कालीन का है, कानपुर में चमड़े का है। तो ये जो कुटीर उद्योगों में बच्चे लगे हुए हैं, इनको भी चिन्हित करना है। इसके अलावा हमारे जो ईंट भट्ठे हैं जो सामान्य रिहायशों से काफी दूर हैं, वहां पे जो बच्चे काम करते हैं, तो इनके बच्चों को चिन्हित करने के लिए सर जनपद स्तर पे जितने भी विभाग हैं, श्रम विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग हुआ, आपका समाज कल्याण विभाग है, इसके अलावा स्थानीय स्तर पे जो भी एनजीओ वगैरह काम करते हैं, चाहे वो रोटरी क्लब हो, लायंस क्लब हो, हमारे कई जगहों पे एनसीसी एनएसएस के कैडेट भी होते हैं, इन सब की सर टीम बनती है, और टीम बना करके और इन जो असेवित बस्तियां हैं इनकी मैपिंग की जाती है, उस बस्तियों में टीम को भेजा जाता है, उसी तरह प्रकार से हाउस होल्ड सर्वे करते हैं। इसके अलावा सर जो हमारे बहुत बड़ी संख्या में इस समय पिछले 2-3 सालों से हम लोग ये प्रयोग कर रहे हैं कि जो हमारे बीटीसी और डीएलएड के जो बच्चे हैं, प्रशिक्षु बच्चे जो बीटीसी और डीएलएड कॉलेजों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन बच्चों को भी हम लोग इस कार्य में, चिन्हांकन के कार्य में लगा रहे हैं। ये बच्चे उस प्लान के हिसाब से जाते हैं, बच्चों को चिन्हित करते हैं, चिन्हित करके जो निकटतम विद्यालय है वहां पे उस बच्चे का नामांकन कराया जाता है। ये चिन्हांकन की पूरी प्रक्रिया है। जी, काफी विस्तृत रूप में आपने जानकारी दी और ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि विभाग बहुत कुछ कर रहा है ऐसे बच्चों को चिन्हित करने के लिए, और चिन्हित करने के बाद वापस उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनकी पढ़ाई लिखाई चलती रहे, इसके भरपूर प्रयास कर रहे हैं आप लोग। तो विभाग की ओर से आपने सारी बातें बताई। अब कार्य रूप में परिणत करने के लिए वीरेंद्र जी और अजय जी जैसे जो शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, वो कार्य रूप में इसी बात को परिणत करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है उन बच्चों को वापस विद्यालय लाना जो बच्चा या तो विद्यालय कभी आया ही नहीं या आने के बाद उसने कई कारणों से विद्यालय छोड़ दिया। तो एक एक कर मैं पहले वीरेंद्र जी और बाद में अजय जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि उन बच्चों को वापस लाने के लिए उनको किस प्रकार से आप उनको और उनके अभिभावकों को मोटिवेट करते हैं, वो क्या तरीके हैं आप मोटिवेट करने के?
सर देखिए, तरीके जो व्यवहारिक तरीके हैं कि हम लोग संपर्क करते हैं, जब हम चिन्हित कर लेते हैं बच्चों को सर्वे से, तो सबसे उनको अभिभावकों को प्रेरित करना, मोटिवेशन करना सबसे बड़ा काम होता है कि भाई आपको नियमित बच्चे को भेजना है। और ये वो बच्चे होते हैं सर, या तो वो आर्थिक तंगी वाले होते हैं, या उनकी अपनी कुछ निजी समस्याएं होती हैं, घर में माता पिता या तो बीमार रहते हैं, उनकी देखभाल के लिए या बच्चों की देखभाल के लिए, तो हम लोग उनको मोटिवेट करके ही स्कूल में लाने का प्रयास करते हैं। और उसमें 99% हम लोग सफल भी होते हैं, क्योंकि हमारा जो अनुभव है, पिछले जो हमारे ड्रॉप आउट बच्चे थे उन बच्चों को, या आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे उन बच्चों को, में 99% बच्चे वो हमारी धारा से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो गत वर्ष का हमारे 10 बच्चे थे, 10 में सर 9 बच्चे आज भी हमारे साथ हैं। एक बच्चा वो पूरा यहाँ से छोड़ के ही चला जा चुका है, पूरा परिवार चला जा चुका है। 9 बच्चे आज हमारी मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। उनको सपोर्ट की जरूरत होती है सर। हमने अब जैसे उनके पास खाना नहीं है सर, उसमें से 2 बच्चे ऐसे थे कि उनके घर में थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, तो हमने कहा ठीक है, हमारे घर पास जो एमडीएम का खाना आता है, आप अपने टिफिन में लेते जाइएगा, अपने मम्मी पापा को भी भाई खिला दीजिएगा। तो इस प्रकार से उनको सहयोग की जरूरत होती है। या उनके पास ड्रेस नहीं है, तो कुछ 1-2 बच्चों को बैग या ड्रेस जो हमारे विभाग से समय पर से नहीं मिल पाए हैं, तो उनको हम लोगों ने कॉपी वॉपी प्रोवाइड करा दी। तो उनकी समस्याएं जब इस प्रकार से सॉल्व होती हैं, तो हमारे स्कूल के प्रति आकर्षित होते हैं। दूसरा, हम उनको उन्हीं बच्चों की तरह, उनको अगर कुछ स्पेशल, मान लीजिए वो स्पेशल मीन्स दिव्यांग से नहीं है, उनको स्पेशल नीड मानते हुए उनको मोटिवेट करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम अपने काम में इस तरीके से सफल होते रहते हैं। अजय जी, आप बताएं इस विषय में किस किस प्रकार आप लोग उन बच्चों को वापस लाते हैं मुख्य धारा में? क्या प्रयास, विशेष प्रयास आप लोगों की ओर से होते हैं? हाँ, जैसा अभी वीरेंद्र सर ने कहा, सबसे पहला तो यही होता है कि अभिभावक से संपर्क करते हैं हम लोग और उनको मोटिवेट करते हैं कि क्या आप जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं वैसा ही चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा भी वैसा ही जीवन व्यतीत करे, कि आप उससे कुछ बेटर चाहते हैं। तो वाकई वो कहते हैं कि हमको उनसे अपने से बेटर इनका जीवन चाहिए, जो हमने झेल लिया है वो हम नहीं चाहते कि वो हमारे बच्चे भी झेलें। तो पहला तो ये प्रयास होता है, इसकी वजह से उनके अभिभावक इस बात के लिए मोटिवेट होते हैं कि हमें अपने बच्चे को विद्यालय भेजना है। अब आ जाता है बच्चा विद्यालय में। जब बच्चा विद्यालय में आ जाए तो उसकी बहुत सारी नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं। भाई अगर उसके पास ड्रेस नहीं है तो हम लोग आपस में टीचर्स मिलकर के उसके लिए ड्रेस की व्यवस्था करते हैं। अगर उसके भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हो रही तो खैर हम लोग क्या अक्षय पात्र भोजन देती है, तो उसकी व्यवस्था उसके थ्रू हो जाती है कम से कम, क्योंकि जब तक उसकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी होगी तब तक वो विद्यालय कैसे रेगुलर आएगा। जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है, अब आता है कि जो बच्चा है उसकी आयु के अनुसार, जो हमारे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसके अनुसार, उसकी आयु के अनुसार उस कक्षा में उसको प्रवेश लिया जाता है। मान लीजिए 8 साल का कोई बच्चा, तो उसका प्रवेश हम कक्षा 3 में लगेंगे। अब भाई जो बच्चा कभी स्कूल गया है नहीं, जिसको अल्फाबेट्स नहीं आते, वर्णमाला नहीं आती, उसको हम कक्षा 3 में ले लेंगे, तो प्रोग्राम कैसे चलेगा? कक्षा 3 के स्तर का तो वो होगा नहीं, फिर वो स्कूल से भागने लगेगा जब उसको पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। इसके लिए सरकार की तरफ से अलग व्यवस्था की गई है। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से प्रोग्राम चलाया जाता है, 2 से 3 महीने का अलग से प्रोग्राम चलाया जाता है, ताकि उसको पढ़ाई की बेसिक चीजें आ जाए, जिससे वो कक्षा के स्तर के अनुरूप आगे की कंटिन्यू पढ़ाई कर सके। ये सहायता ऐप के तहत जो चिन्हांकित बच्चे हैं, जो किसी वजह से स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, ये हमारे स्कूलों की एक व्यवस्था है, जिसके तहत उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात अजय जी, बहुत बढ़िया बात आप दोनों लोगों ने बताई। और आप, ऐसा लगता है जैसे आदर्श शिक्षक होते हैं, आदर्श प्रधानाध्यापक होते हैं, कुछ उसी प्रकार की भूमिका में मैं आप दोनों लोगों को पा रहा हूँ। निश्चित रूप से आप बहुत शिक्षकों के प्रेरणा स्रोत होंगे आप दोनों। मैं वापस लौटता हूँ माधव जी आपके पास। ये एक सतत प्रक्रिया है, बच्चे का स्कूल आना, विभिन्न कारणों से स्कूल को छोड़ देना, फिर वापस उसको बेसिक शिक्षा विभाग उसको मोटिवेट करके वापस विद्यालय को लाता है। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। तो आप लोग इसकी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, अनुश्रवण कैसे करते हैं कि जो बच्चा मुख्य धारा से वापस गया
उसको वापस मुख्य धारा में लाए, जो छोड़ गया उसे वापस मुख्य धारा में लाए, वो वापस फिर ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर वो आउट ऑफ स्कूल हो गया, तो वो अनुश्रवण कैसे करते हैं, मॉनिटरिंग कैसे, क्या सिस्टम होता है? सर, मॉनिटरिंग में पहली भूमिका तो हमारे अध्यापकों की ही है मुख्य रूप से, कि वो हर बच्चे पे नजर रखें। और अध्यापकों के लिए सर इस प्रोग्राम के तहत प्रत्येक विद्यालय में सर एक नोडल टीचर अपॉइंट किया गया है। मतलब विद्यालय के ही एक अध्यापक को उस प्रोग्राम के लिए नोडल टीचर कहा गया है, और उस नोडल टीचर को ये दायित्व दिया गया है कि ये आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए काम करेंगे। अगर बच्चा एक बार विद्यालय में नामांकित हो गया, नहीं आता है, तो उसके पेरेंट्स से मिलना, उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग करना, उसकी पेरेंट्स को अपने विद्यालय में बुलाना। विद्यालय भी सर, हमारे विद्यालय अब आज से 4 साल पहले और आज के विद्यालयों में काफी अंतर आ चुका है। ऑपरेशन कायाकल्प ने विद्यालयों की तस्वीर बदली है। तो विद्यालय लाना, दिखाना कि देखिए हमारा विद्यालय कैसा है, आपके बच्चे के लिए कौन कौन सी सामग्री यहाँ पे है, बच्चों को खेलने के लिए किट्स है, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की बुक्स है, बच्चों को क्या क्या हम देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, स्वेटर देते हैं, जूता मोजा देते हैं। इन सब तमाम चीजों से पेरेंट्स को प्रेरित करने का प्रयास करना। बच्चा अगर अच्छा कर रहा है, अगर थोड़ा भी अच्छा किया, तो पेरेंट्स का उत्साहवर्धन करना कि आपका बेटा बहुत अच्छा है पढ़ने में, बस थोड़ी सी अगर आप ध्यान दे दें तो आपका बेटा आपका नाम रोशन करेगा। इन तरह की बातों से अभिभावक को प्रेरित करना एक तो है। जहां तक सर बाहर से हम लोगों के स्तर से मॉनिटरिंग की बात है, तो ये सर इसमें मैं कहूंगा कि एक बार फिर तकनीक की ताकत है कि अब हमारे हर एक नोडल टीचर के पास मोबाइल ऐप है, शारदा मोबाइल ऐप। शारदा मोबाइल ऐप के माध्यम से विद्यालय में जितने बच्चे नामांकित होते हैं उनकी सूचना वो फीड करते हैं। उसके साथ साथ उन बच्चों का नामांकन के बाद टाइम टू टाइम असेसमेंट करना होता है, उनका मूल्यांकन करना होता है। मूल्यांकन के लिए पूरा क्वेश्चनायर उसमें है, उस बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। उस बच्चे की मासिक अटेंडेंस का भी उसमें प्रोविजन है, पर डे का तो नहीं है, बट मासिक महीने में कितने वर्किंग डे हुए, उसमें फला बच्चा कितने दिन आया, ये उस पे अंकित करते हैं। और ये सारी चीजें खंड शिक्षा अधिकारी अपने लॉगिन से पोर्टल पे देख सकता है, बीएस से देख सकता है, और यहाँ स्टेट लेवल पर भी हम लोग पोर्टल से इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये पता चल जाता है कि कहाँ पे, किस जनपद में, किस ब्लॉक में, किस स्कूल में कौन कौन सा बच्चा है, उस बच्चे का असेसमेंट हुआ कि नहीं, बच्चे की स्पेशल ट्रेनिंग चल रही है कि नहीं, बच्चे में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। इन बच्चों के लिए, जैसा कि अजय जी ने बताया सर, कि इन बच्चों के लिए चूंकि ये बच्चे जो आयु संगत कक्षा में आते हैं, जैसा कि आपने बताया कि अगर 8 वर्ष का बच्चा है तो हम उसे कक्षा 3 में ही लेंगे, लेकिन 3 में आने के बाद वो सीधे अगर कक्षा 1 और 2 में नहीं पढ़ा है तो 3 की बात उसे नहीं समझ में आएगी। तो उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम चला, इसी प्रोग्राम के तहत सर हम लोग कहते हैं उसको स्पेशल ट्रेनिंग, विशेष प्रशिक्षण। उसमें हम लोगों ने कंडेंस्ड मटेरियल तैयार कराए हैं, संघनित पाठ्यक्रम उन बच्चों के लिए है, जो एक तरह से एक्सेलरेटेड लर्निंग के लिए है, कि कम समय में उस बच्चे को कम से कम उस क्लास की मिनिमम जो लर्निंग लेवल है उस तक उसकी समझ पहुंच जाए, ताकि वो आगे की पढ़ाई को अपने कंटिन्यू कर सके। और उसमें अध्यापकों को प्रशिक्षित भी किया गया है कि कैसे इससे बच्चे को पढ़ाना है। तो ये तरीके आजमाते हैं। मॉनिटरिंग की बात हम लोग सर ये पोर्टल और ऐप के थ्रू करते हैं, और टाइम टू टाइम हम अध्यापकों की जनपद से डीसीज की, बीएसएच की, बीओज की मीटिंग करते रहते हैं। उसमें उनकी स्थिति बताते रहते हैं कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कमियां हैं, उसको दूर करें। इस प्रकार से सर प्रोग्राम ये चलता है। पोर्टल और ऐप का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं आप। बदलती हुई तकनीक के साथ जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो तकनीक के प्रयोग के बहुत हिमायती हैं, और वो इस बात पर हमेशा बल देते हैं कि तकनीक का प्रयोग हर क्षेत्र में, हर विभाग में अधिक से अधिक किया जाए, और उसके माध्यम से भारतवर्ष को, उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया जाए। अच्छा, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए रैंप भी जरूर बनाते होंगे आप लोग विद्यालय में प्रवेश के लिए। ऑपरेशन कायाकल्प जो 19 किलोमीटर है, मुझे लगता है उसमें रैंप भी जरूर होगा। बिल्कुल है सर, विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप, दिव्यांग बच्चों के लिए उनके लिए टॉयलेट, यूरिनल, उनके लिए हैंड वॉशिंग सिस्टम, ये सारी चीजें सर दी जा रही हैं दिव्यांग बच्चों को दृष्टिगत।
तो मैं आप दोनों जो प्राचार्य प्रधानाध्यापक महोदय हैं, अजय जी, वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में आप लोग लंबे समय से सक्रिय हैं, पिछले वर्षों में कितने ऐसे आउट ऑफ स्कूल बच्चों को आप वापस लाने में सफल हो पाए? ये आप अपने विद्यालय के स्तर पर पहले मुझे बताएं, और राज्य के स्तर पर माधव जी इस विषय में मैं आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, हम लोग तो सर पिछले गत अगर हमारा जो इधर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें एवरेज अगर आप निकालें तो हर साल 10 या 15 आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हांकित होकर हम लोग स्कूल की मुख्यधारा में उनको जोड़ रहे हैं। और इससे पहले जहां मैं इस समय पढ़ाता हूं, उससे पहले मैं जहां पढ़ाता था उस प्राइमरी स्कूल का जब हेड था, तो उस गांव में हमारे कार्यकाल में 8 साल कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं था, कोई ड्रॉप आउट नहीं था सर। अजय जी, आपके यहाँ क्या स्थिति है? जब भी हमारा सत्र शुरू होता है, शैक्षिक सत्र शुरू होता है, तो हम लोग बाल गणना करते हैं। तो बाल गणना के माध्यम से अगर कोई बच्चा 6 से 14 साल के बीच में है तो उसका हम नामांकन कर लेते हैं। ऐसा सादा ऐप की तब जरूरत पड़ती है जब कोई बच्चा किसी वजह से रोजगार के चक्कर में या माता पिता के पलायन की वजह से कहीं बाहर चला जाता है, कुछ महीने वहां पर रहता है, फिर वापस आ जाता है। तो ऐसे बच्चे जो है सादा ऐप के तहत आते हैं और उनका हम लोग नामांकन करते हैं। तो जब हम लोग बाल गणना करते हैं तो अपना जो सेवित क्षेत्र है उसमें कोई बच्चा छूटने नहीं पाता जो स्कूल ना जाता हो 6 से 14 वर्ष का। बस दिक्कत वही आती है जब बच्चा कोई चला गया बाहर किसी वजह से, अपने माता पिता के साथ या कोई भी वजह है, जब लौट करके आता है तो वो उसकी पढ़ाई जो है, मान लीजिए 3 महीने नहीं आया विद्यालय, 3 महीने बाद जब वो विद्यालय आता है तो हम उसका नामांकन करते हैं, क्योंकि हमारे नामांकन की कोई अंतिम तिथि नहीं होती है। हमारे यहाँ जब भी बच्चा आएगा उसका हम नामांकन करेंगे, क्योंकि हमारी मंशा है कि कोई भी बच्चा जो है शिक्षा से वंचित ना रहे। अच्छी बात है माधव जी। हमारे बचपन का हमें याद है, अगर हम लोग विद्यालय से एब्सेंट हो जाएं तो हमारी पिटाई भी हुआ करती थी और डंडे पड़ते थे यहाँ पर बाकायदा, तो और काफी सुधार होता था उससे। तो अभी क्या स्थिति है? अभी मतलब ऐसा कुछ तो नहीं कि अभी बच्चों को पीट सकते हैं, नहीं पीट सकते, पीट सकते हैं तो कितना? बच्चों का भी अधिकार है और पिटने से बच्चों के व्यक्तित्व का विकास बाधित होता है। ये कई रिसर्च में सामने हमारा विकास तो नहीं, हमारा आपका विकास कहाँ बाधित हुआ, या हमारा विकास तो नहीं बाधित हुआ, या अजय जी का, और मैं देख पा रहा हूँ वीरेंद्र जी विकसित अवस्था में दिख रहे हैं, तो हम सब विकसित अवस्था में हुए हैं और काफी डंडे खाए हैं हम लोगों ने, शैतानियों पर, बदमाशियों पर, स्कूल से गायब होने पर। मैंने भी खाए हैं सर। आपकी बात तो मैं नहीं जानता, बट अपनी बात जरूर कहूंगा सर कि जिन शैतानियों की वजह से मैंने डंडे खाए, ऐसा नहीं है कि डंडे खाने के बाद वो शैतानियां छूट गई, फिर भी वो शैतानियां कर ही गुजरे। माँ बाप के नजरें छुपा करके किया, सामने होती थे तो डंडे पड़ते थे, कहीं उनसे छुपा कर तो लगता होगा ना। नहीं, मेरा मतलब डर तो लगता होगा कि अगर शैतानी की तो सामने नहीं करना है, लेकिन शैतानियां छूटी नहीं सर। और ऐसा नहीं है कि उस डंडे की वजह से कोई हमें विकास हुआ सर। अच्छा, डंडा ठीक चीज नहीं मानते? बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। आप जानना चाहूंगा अजय जी, आप बताएं कुछ क्या? हाँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप किसी मजदूर से बात करिए कि उसने पढ़ाई क्यों छोड़ दी, तो अधिकतर का जवाब यही रहता है कि हमारे मास्टर साहब बहुत मारते थे, इस वजह से हमने पढ़ाई छोड़ दी, या कुछ बताते हैं पारिवारिक कारण भी है। तो अब ऐसी परिस्थितियां ना पैदा हो कि बच्चे को मार की वजह से स्कूल छोड़ना पड़े, इसीलिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को मारना बिल्कुल तरीके से प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। हर बच्चा खुशी खुशी विद्यालय है, उसके लिए विद्यालय में भरपूर प्रयास किया जा रहा है, खेल के संसाधन दिए जा रहे हैं, पुस्तकालय की व्यवस्था दी जा रही है, यहाँ तक कि आधुनिक सुविधाएं जो हमारा ऐप के थ्रू है, मल्टीमीडिया का उपयोग हो रहा है, ब्लूटूथ स्पीकर का उपयोग हो रहा है। बच्चे अपने आप ऑटोमेटिक स्कूल आए, बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के। ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और इस पर हम और हमारी सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। अब कोई बच्चा डर के, हाँ, डर का मामला खत्म हो गया। अब बच्चे और टीचर जो है आपस में एक फ्रेंडली हो गए हैं, क्योंकि डर की वजह से डर की वजह से कई बच्चे, उनके मन में क्वेश्चन रहते थे, वो पूछ नहीं पाते थे, मगर आज ऐसी स्थिति नहीं है। इसी कारण बच्चों का विकास अच्छा हो रहा है, शैक्षिक स्तर उनका सुधर रहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने मानस में कहा, माधव जी, भय बुन होय न प्रीत, तो थोड़ा प्रीत होने के लिए भय की भी आवश्यकता है। हाँ, वीरेंद्र जी क्या कहते हैं? वीरेंद्र जी, सर हम यही बात कहने वाले थे कि बिना भय के प्रीत का जो परसेंटेज है वो डाउन होता है,
जी जी हम जी, माना आप बताएं। माना कि जो कानूनी तौर है सर, व्यवहारिक तौर पर आज भी है, जैसे हम जूनियर हाई स्कूल के हेड मास्टर हैं सर, तो जो बड़े बच्चे हैं, 2-4 बच्चे हर स्कूल में कुछ अतिरिक्त नालायक होते हैं। अब जी जी, कभी ठीक कभी बात, तो ऐसी कैसे डील स्थितियां करते आती हैं? हैं, जी, कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हमको उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए, अब जो पनिशमेंट, अब जैसे ये भी पनिशमेंट है कि आप खड़ा नहीं कर सकते उसको, या उसको आप आपकी क्लास के आवाज, बाहर नहीं खड़ा कर सकते। तो अगर आप सर जी, मैं तो इसमें थोड़ा संशोधन चाहता हूं कि बिना भय के प्रीत नहीं हो सकती, और जो अच्छे बच्चे हैं, दंड, अगर अगर कानून दंड का बना है, या तो फिर दुनिया में सारे कानून दंड के हटा दिए जाएं। वो चाहे स्कूल में अगर गलत काम कर रहा है बच्चा, तो उसको शिक्षक को भी दंड देने का अधिकार होना चाहिए। जी बताएं, आप बताएं माधव जी, इस विषय पर आप की क्या सोच है? गोस्वामी जी की लाइनों की व्याख्या करने की सर क्षमता तो मुझ में नहीं है, उतना विद्वान मैं नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा सर कि भय से प्रीत नहीं हो सकती है। भय से आप कोई काम करा सकते हैं, किसी व्यक्ति को समझौते के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन उसके मन में प्रीत पैदा नहीं कर सकते हैं। और हमें सर ऐसे बच्चों को तैयार करना है जो जिनके मन में कहीं कोई पीड़ा ना हो, कहीं कोई कसक ना हो, विद्यालय आने के लिए वो उत्साहित हो, ललायित हो। ऐसा नहीं है सर, हम लोगों ने देखा है कि विद्यालय में एक आध अध्यापक होते थे, जब बच्चों को मार पड़ती थी, उस जमाने की बात मैं कर रहा हूं, कि विद्यालय में एक अध्यापक होते थे जो बड़े मारने वाले समझे जाते थे, और उनके क्लास अटेंड करने से हम लोग अक्सर कतराते थे। प्रयास यही होता था कि काश आज वो ना आए टीचर, आज उसके क्लास बंक हो जाए। तो ये स्थिति सर अच्छी नहीं होगी, इसलिए बड़े सोच समझ करके, और कई कई विद्वानों ने के रिसर्च और उनके मत के आधार पे ही बाल अधिकारों को तय किया गया, और उसमें बच्चों का ये अधिकार भी सुनिश्चित किया गया कि बच्चों का शारीरिक उत्पीड़न न हो, बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती न हो, मारपीट न हो, उन्हें किसी तरह प्रकार का दंड न दिया जाए, या क्लास में अलग खड़ा करके उन्हें क्लास से डिस्क्रिमिनेट न किया जाए, उन्हें अपमानित न किया जाए, क्योंकि वो बच्चों के मस्तिष्क पे कहीं ना कहीं असर तो डालता ही है, भले वो अपेरेंटली न दिखे हमें आपको सर, लेकिन कहीं ना कहीं असर डालता है उनके व्यक्तित्व पे। जी 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 जी, अच्छा अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस शारदा और सामर्थ्य के क्रियान्वयन में आप भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं विभाग से। मैं जानना चाहूंगा इस क्रियान्वयन में क्या चुनौतियां विभाग के समक्ष आई, इस विषय पर पहले अजय जी आप बताएं, और फिर वीरेंद्र जी। अब मैं, वीरेंद्र जी भी जुड़े नहीं हमसे, अजय जी के बाद में माधव जी के पास आऊंगा। चुनौतियों से हमें लड़ना सीखना पड़ेगा, तभी हमारी नौका पार होगी। केवल हम कह रहे हैं कि चुनौती है तो हम ये काम नहीं करेंगे। जब हमने बीड़ा उठा रखा 100% बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है, तो हमें भले कोई दिक्कत आएंगी, मगर उन सबका हमें डट करके मुकाबला करना। वो तो क्षणिक है, वो आएंगी चली जाएंगे, और हम जो जो एक मेन उद्देश्य है कि हर बच्चा हमारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे, उस उद्देश्य के लिए छोटी मोटी दिक्कतें कोई महत्वपूर्ण नहीं रखती हैं। नहीं, मैं छोटी मोटी दिक्कतों की बात नहीं, मैं उस पर आपकी टिप्पणी ये चाह रहा था कि आप ये बताएं कि किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं। अब वो छोटी हैं या बड़ी, वो अलग अलग बात है। इसको हाँ इम्प्लीमेंट करने में, शारदा और सामर्थ्य को क्रियान्वित करने में कैसी चुनौतियां आप ग्राउंड पर आप लोगों को मिलती हैं, क्या चुनौतियां फेस करते हैं आप, उसके बारे में हाँ बताएं। हाँ, जो सारदा के तहत अगर विद्यालय में हमारे बच्चा नामांकित हो गया, अब आता है उसके लिए स्पेशल 2 से 3 महीने का हमें स्पेशल प्रोग्राम चलाना है। उसके लिए हमारे पास एक अतिरिक्त संसाधन नहीं होता, यानी अतिरिक्त एक टीचर नहीं होता जो उन बच्चों को अलग से पढ़ा सके, अलग से समय दे सके। क्योंकि हमारे यहाँ अगर देखा जाए, जो औसत है 5 कक्षाएं, 5 टीचर किसी स्कूल में नहीं है, एक टीचर एक से ज्यादा क्लास लेता है। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों को अलग से ध्यान देना थोड़ा मुश्किल का काम होता है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए। भाई वो मुख्य धारा से हट गए हैं और सीधे यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ी है। वो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए हमें एक्स्ट्रा वर्कर भी चाहिए, एक्स्ट्रा टीचर भी चाहिए, वो हमें उपलब्ध नहीं होते, जिसके कारण प्रैक्टिकली दिक्कत आती है। हाँ, समर्थ ऐप के तहत जो हमारे दिव्यांग बच्चे होते हैं, जिनका तो पर डे मॉनिटरिंग भी हो रही, उनको भी स्पेशल नीड्स चाहिए।
दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हमारे इंटीग्रेटेड टीचर हैं वो हफ्ते में एक दिन आते हैं, तो एक दिन से उनकी जो पढ़ाई की खुराक है वो पूरी नहीं हो पाती है। उनको तो पर डे की खुराक चाहिए, और हम लोग के पास भी इतने बच्चे रहते हैं, हर क्लास में 25, 30, 40, 50 बच्चे तक रहते हैं, तो स्पेशल उन बच्चों को ध्यान देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनको जो है विशेष ध्यान दिया जाए। बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी, आप बताएं कि क्या चैलेंजेस क्या हैं, क्या चुनौतियां आती हैं शारदा और सामर्थ्य को क्रियान्वित करने में, स्कूल के स्तर पर क्या चुनौतियां आप फेस करते हैं? अजय जी ने दो बातें बताई, एक संसाधनों की कमी है, टीचर्स की कमी है, एक बात इन्होंने ये मुख्य रूप से कही, और दूसरी बात इन्होंने कही कि समर्थ में जो विशेष शिक्षक है वो सप्ताह में एक दिन आते हैं तो वो पूरा नहीं पड़ता, और अधिक बार उनको आना चाहिए। इसके अलावा कोई चुनौतियां आपके समक्ष हो? नहीं सर, सेम चुनौती है हम लोगों की, जो अजय सर की चुनौती है बता रहे हैं, सेम वही चुनौती है। मैं तो ये चाहूंगा कि उसका भी एक जो साप्ताहिक या 15 दिन में टीचर आ रहे हैं, विशेष शिक्षक का थोड़ा डेज बढ़ाया जाए, हफ्ते में 3 दिन, कम से कम 3 दिन हो। और उनका, क्योंकि जैसे जो स्लो लर्नर है, तिवारी सर अभी कह रहे थे कि ये प्रशिक्षण हमने भी प्राप्त किया, लेकिन जो हमने 1 दिन या 2 दिन के प्रशिक्षण में सीखा, और जो 2 साल तक उसकी बीएड करता है उस क्षेत्र में, या 3 साल पढ़ाई करता है, उसमें हम में बड़ा अंतर है सर। इसलिए अगर वो परमानेंट व्यवस्था हो, क्योंकि अब ये चूंकि नीतिगत मामला है, सरकार के पास क्या संसाधन है वो अपने हिसाब से, उस हिसाब से, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है कि उनके डेज बढ़ जाए, वो नियमित आए। और उनकी जो फैसिलिटीज हैं सर, स्कूल लेवल पर उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे अब हम जो दिव्यांग बच्चों के लिए जो इनका जो स्कॉलर्स हैं या उनकी ट्राई साइकिल्स हैं, अब सर इसमें एक चीज हम कहना चाहेंगे, तिवारी सर के तक भी बात पहुंचाना चाहेंगे कि मैं काकोरी ब्लॉक में टीचर हूँ। अभी गत 1-2 महीने पहले एक कैंप मलिहाबाद में लगता है, और एट वंस अर्ली मॉर्निंग फोन आता है कि भाई आपके यहाँ बच्चा है, वहाँ असेसमेंट हो रहा है, आप अपने बच्चों को, उनको गार्जियन को बोलिए कि वहाँ लेकर पहुंचे। अब अर्ली मॉर्निंग हम स्कूल से उनके गार्जियन फोन कर रहे हैं, गार्जियन मजदूर हैं, वो उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके की दिक्कत आती हैं। उनके जो सरकारी कार्य, मतलब उनके जो प्रमाण पत्र बनने हैं, इस तरीके की जो असुविधाएं उनके हैं, वो उनको लाभ मिलने में थोड़ा सा हम लोगों को भी दिक्कत उठानी पड़ रही है, और वो लाभ से वंचित हो रहे हैं सर। तो ये हमारी भावना है सर आपसे कि इसमें तो थोड़ा सा और सुधार की आवश्यकता है। जी माधव जी बताएं, ये तीन बातें हो गई, एक तो संसाधनों वाली बात हुई, दूसरा विशेष टीचर की उपलब्धता अधिक समय तक हो, और तीसरा तत्काल, मतलब जो भी विचार विमर्श के बाद निर्णय हो, ये नहीं सुबह फोन आया कि अभी भेजिए। तीनों बातों के बारे में आप बताएं। सर पहली बात जो संसाधनों की बात हुई, खास करके आउट ऑफ स्कूल बच्चों, मैं सर बताना चाहूंगा, ये हमारे अजय जी और वीरेंद्र जी भी जानते होंगे कि आज से 2-3 साल पहले आउट ऑफ स्कूल बच्चों के प्रशिक्षण के लिए सर हम लोगों ने एक प्रयोग किया था कि जहां पे 5 से अधिक बच्चे आउट ऑफ स्कूल मिले, वहां पे एक किसी सेवानिवृत्त अध्यापक को कुछ मानदेय दे करके एंगेज किया जाए इन बच्चों के प्रशिक्षण के लिए, आउट ऑफ स्कूल बच्चों। वो प्रयोग कई वर्षों तक चला सर, लेकिन उसके परिणाम बड़े अच्छे नहीं मिले। देखने में यह आया कि कागजों में खाना पूरी हो रही है, मानदेय उठ रहा है, और बाकी कहीं कुछ हो नहीं रहा था। मजबूर होकर के वो प्रोविजन को खत्म किया गया, और ये निर्णय लिया गया कि हमारे जो नियमित अध्यापक हैं, इन्हीं में से एक अध्यापक को हम इसकी जिम्मेदारी दें नोडल टीचर बनाने के लिए, क्योंकि वो अनावश्यक पैसे का अपव्यय हो रहा था, तो इसलिए ये दिया गया। दूसरी बात सर, अलग से अध्यापक, उसके लिए पूर्णकालिक अध्यापक रखने की बात है, तो ये निश्चित रूप से संसाधनों की कमी तो हमेशा ही सरकार के पास रहती ही है, विभाग के पास। जो भी संसाधन है उसमें ऑप्टिमम क्या हम यूज कर सकते हैं, उस तरह से प्लानिंग होती है सर, उस तरह से चल रही है। अभी आगे हम लोग कुछ और सोच रहे हैं इस मॉडल में चेंज करने के लिए, बट देखें कब तक उसको सफल कर पाते हैं, कि इन बच्चों के लिए के शिक्षा के लिए अलग से कुछ रखा जाए,
कुछ वॉलंटियर्स नियुक्त किए जाएं, लेकिन फिर इतने बड़े प्रदेश में इतने सारे वॉलंटियर्स को नियुक्त करना भी सर अपने आप में एक चुनौती बड़ी चीज है। और सबसे बड़ा संकट तो ये होता है कि 2 साल के बाद वो कहने लगते हैं कि हमें पूर्णकालिक दर्जा दीजिए। एक अलग संगठन खड़ा होता है। एक संकट ये होता है। दूसरा संकट ये होता है कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सफेद हाथी बन करके केवल पैसा खर्च हो रहा है, इस पे भी सवाल उठने लगते हैं। तो इन तमाम पहलुओं पे बात करके, लेकिन हमारे जो अध्यापक हैं, पूर्णकालिक अध्यापक वेल क्वालिफाइड हैं, उन पे हमें भरोसा है, उन पे विश्वास भी है सर। और इसलिए हमारे महानिदेशक महोदय ने ये डिसीजन लिया पिछले 2 साल पहले कि हमारे जो विद्यालय के अध्यापक हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा उन बच्चों के लिए जरूर, लेकिन वो करेंगे। हम उनसे बात करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे और इस प्रकार से कार्यक्रम चलेगा। दूसरी बात सर मैं कहना चाहूंगा कि इंटेंडेंट टीचर्स की बात हो रही है। इंटेंडेंट टीचर की एक तो सर जिस प्रकार की योग्यता चाहिए वेल क्वालिफाइड, उस तरह की पर्याप्त संख्या में लोगों की भी कमी है सर कि हमारे हर विद्यालय तक पहुंच पाए बोलो। इसलिए इंटेंडेंट टीचर रखा गया। एक अध्यापक को 4 या 5 विद्यालय या अधिक से अधिक 8 विद्यालय दिए गए, जहां पे उनको साप्ताहिक भ्रमण करना होता है। उसके लिए बकायदे उनको विजिट प्लान बना करके सबमिट करना पड़ता है बीओ ऑफिस में। तो ये अगर हफ्ते में 1 दिन कर रहे हैं, समय से नहीं जा रहे हैं, या जैसा कि तीसरी समस्या पे वीरेंद्र जी ने प्रकाश डाला कि सुबह सुबह फोन आता है, ये सर स्थानीय स्तर पे इम्प्लीमेंटेशन की समस्या है। ये हमारे प्रोग्राम की, हमारे प्लानिंग की समस्याएं नहीं है। इस प्रकार की जो वहां पे लोकल अथॉरिटीज हैं, बीओ हैं, बीएसए हैं, ये चीज वो इंश्योर करा सकते हैं और हम उनसे कहेंगे भी। अगली बैठक जब भी होगी इस पे जरूर प्रकाश डाला जाएगा सर। और अब हम लोग अपने अंतिम चरण में इस वेबिनार के आ गए हैं। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी हैं जो कंपोजिट स्कूल भरोसा के प्रधान अध्यापक हैं, और हमारे साथ अजय सिंह जी हैं, वो स्वयं भी प्रधान अध्यापक हैं। हम आप दोनों से आज की इस वेबिनार के बारे में, जो शारदा और समर्थ को लेकर हुई है, जो हिंदुस्तान समाचार पत्र और बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुई है, इस विषय में आप अगर और कुछ कहना चाहें तो पहले वीरेंद्र जी आप, और उसके बाद अजय जी आप, आपसे हम क्लोजिंग टिप्पणी आपकी लेना चाहेंगे कि जो ये हमारे शारदा ऐप हो चाहे ये समर्थ ऐप हो, ये दोनों हमारे विभाग के बहुत ही अच्छे ऐप हैं। इनकी मदद से हम लोगों का, जो लोग इसको सीख चुके हैं, उनका काम आसान हुआ है। हम लोग और इसमें अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हम अपने समाज को अपने टीचर समाज को, क्योंकि आदरणीय तिवारी सर भी कह रहे थे कि हम टीचरों को मोटिवेट करके। अजय सिंह आप बोले। जी आवाज आ रही है? जी बताइए, आप बोलिए क्या टिप्पणी आपकी, अंतिम टिप्पणी आप क्या देना चाहेंगे? जैसे हाँ जी, जैसे इन्होंने अभी समर्थ ऐप का जो नया वर्जन आया है, जब से नया वर्जन आया जिसके तहत हमें दिव्यांग बच्चों की अटेंडेंस पर डे लगानी है, हम लोग सुबह से शाम तक परेशान रहते हैं, उनकी अटेंडेंस ही नहीं लग पाती है। अब अटेंडेंस जानी भी जरूरी है, तो हम लोग बार बार कोशिश करते हैं उसको कि अटेंडेंस किसी तरीके से बच्चे की चली जाए। ये तो एक तो इसमें सुधार की जरूरत है। जो ऐप हो वो ऐसे तगड़े हो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि उसमें व्यवधान ना आए, कि जो हम काम एक बार करें वो एक बार में हो जाए। जी, मैं इतना समझ पाया, अटेंडेंस का इशू अच्छी माधव जी चीज है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ सर, बिल्कुल। हाँ आप बताएं आप। मैं बताना चाहूंगा सर, हमारे दोनों जो आदरणीय अध्यापक लोगों ने जो समस्याएं उठाई, आज के वेबिनार की क्लोजिंग टिप्पणी जी बताइए। एक तो ये सर कि हमारे जो अध्यापकों ने समस्याएं अपनी बताई, इनके बारे में भी मैं पहले बताना चाहूंगा सर कि जैसा कि वीरेंद्र जी कह रहे थे कि कई सारे ऐप आ गए हैं और उन ऐपों को इस्तेमाल करना भी एक चैलेंज होता जा रहा है अध्यापकों के लिए। निश्चित रूप से ये समय की मांग है और हमें इस संस्कृति में ढलना पड़ेगा, हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम आगे सरवाइव कर पाएंगे, समय के साथ हम चल पाएंगे। ये नई संस्कृति है, कोई भी नई चीज आती है थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन फिर जब हम उसमें ढल जाते हैं तो हमारे अनुकूल, हमारे फायदे की चीज हो जाती है। तो निश्चित रूप से इस समय समस्या महसूस हो रही होगी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इससे परिचित हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे, एकस्टम्ड हो जाएंगे, तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। दूसरी बात बता रहे थे अजय जी की हम लोग
अटेंडेंस डालने के लिए दिन दिन भर प्रयास करते रहते हैं, नेटवर्क नहीं चलता है, तकनीक की समस्याएं हैं अपनी, उन्हें हमारे बस में है ना आपके बस में। अभी हम लोग इस वेबिनार में अभी आप लोग मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे थे, अचानक डिस्टर्ब हो गया। तो इस तरह की चीजें आती रहती हैं, लेकिन ये क्षणिक चीजें हैं और समय के साथ साथ हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो रहा है, बैंडविड्थ भी मजबूत हो रहा है, कहाँ 2G 3G 4G और 5G आ गया है। तो ये चीजें समय के साथ साथ इंप्रूव होती रहेंगी होंगी। और इसमें सर मैं बात ये करना चाहूंगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बताना जो छूट रहा था इस पूरे प्रोग्राम से, कि इसमें जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों को खास करके और दिव्यांग बच्चे विद्यालय न आने के रीजन की जो एनालिसिस होती है सर, कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, मैक्सिमम रीजन इनका सोशियो इकोनॉमिक रहा है सर। सामाजिक और आर्थिक रूप से जो गरीब तबके हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनके यहाँ खाने के ज्यादातर बच्चे होते हैं। अभी सर हम लोग एक प्रयास ये कर रहे हैं, हमारा प्रयास ही मात्र होगा, प्रयास ये कर रहे हैं कि हम जो भी आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करें, उसके साथ साथ हमारी सरकार बहुत सारी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाती हैं। हम यह भी देखें कि उसके माता पिता या उसके अभिभावक किस योजना के लिए पात्र हैं और वो योजना का लाभ उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसकी पूरी मैपिंग की जाए। इसके लिए बाकायदे हम लोगों ने लिस्ट भेजी हुई है कि क्या क्या पात्रता है किस योजना की, और अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग ये जरूर प्रयास करेंगे कि जो स्थानीय प्राधिकारी हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या ब्लॉक लेवल पर संकलित करके बीडीओ साहब हैं, उन तक ये लिस्ट पहुंचाई जाए कि ये इनके बच्चे इनकी दशा की वजह से आउट ऑफ स्कूल हो रहे हैं। आपकी तरफ से अगर इनकी मदद हो जाए, जिस योजना के ये पात्र हैं उस योजना का लाभ अगर इन्हें मिले तो इन्हें थोड़ा इनकी स्थिति में थोड़ा सुधार हो सकता है, इनके बच्चे विद्यालयों तक नियमित रूप से आ सकते हैं। तो एक तो सर हम लोग सोशल सिक्योरिटी को लेकर के ये काम अपने स्तर पे जहां तक विभाग कर सकता है करने का प्रयास कर रहा है। दूसरा भी सर हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम के, जिसके तहत जो बच्चा आगे चल के ड्रॉप आउट हो सकता है उसको पहले ही हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी इस पे काम चल रहा है, वर्कशॉप चल रहा है, डेवलप हो रहा है। तो इस प्रकार से आउट ऑफ स्कूल बच्चा हो ही ना, ड्रॉप आउट बच्चा हो ही ना, इसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लाने का प्रयास हम लोग सर कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में सर मैं कहूंगा कि स्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं। अभी पिछले 3 साल पहले तक, जैसा कि वीरेंद्र जी शुरुआत में कह रहे थे कि कोविड की वजह से थोड़ा कार्यक्रम स्लो रहा, निसंदेह कोविड में सभी के लर्निंग लॉस हुए हैं। हमारे आउट ऑफ स्कूल बच्चों का भी जो स्पेशल ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम है वो जिस तरह से चलना चाहिए था नहीं चल पाया स्कूल बंद होने की वजह से। ऑनलाइन जो कुछ कर सकते थे वो हम लोगों ने किया, लेकिन ऑनलाइन की भी अपनी एक लिमिटेशन है और जिन परिवारों से हमारे बच्चे आते हैं वो इस ऑनलाइन की सुविधा का कितना उपभोग कर पाते हैं, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। फिर भी जहां तक हो सकता था एक प्रयास किया गया। लेकिन एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा कि इन्हीं 3 वर्षों में सर ये जो हम लोगों ने ऑनलाइन इसके पोर्टल और ऐप की व्यवस्था शुरू की, 2020 के पहले ये व्यवस्था मैनुअली होती थी, मैनुअल आइडेंटिफिकेशन होता था। जनपदों से हम लोग सूचना मंगाते थे, कागज पर लिख करके आ जाता था फलाने ब्लॉक में एक भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं है, हस्ताक्षर मुहर करके खंड शिक्षा अधिकारी ने भेज दिया। हमारे पूरे प्रदेश की संख्या कुछ हजारों में सिमट के रह जाती थी सर। अब मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताना चाहूंगा। 2020-21 में कोविड जो चल रहा था, बहुत सारे लोग पलायन करके भी आए, वो भी एक बड़ी वजह थी हमारी संख्या बढ़ने की। हमने जिन आउट ऑफ स्कूल बच्चों को आइडेंटिफाइड किया, पोर्टल पे डेटा है सर, लगभग जो संख्या हमारी कुछ हजारों में सिमटी रहती थी, 4,80,000 से अधिक आउट ऑफ स्कूल बच्चे 2020-21 में आइडेंटिफाई हुए पूरे प्रदेश में। 2021-22 में 4 लाख के करीब बच्चे, और इस साल अभी हम लोग 3,30,000 के आसपास बच्चे आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो इस प्रकार से दिन प्रतिदिन यह प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तकनीक के स्तर पे हमारे अध्यापकों के प्रयास से, उनके मोटिवेशन लेवल बढ़ने से और इस कार्यक्रम के प्रति समझ बढ़ने और उन बच्चों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ने की वजह से ये कार्यक्रम हमारा दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं सर कि आने वाले वर्षों में, 2-4 वर्षों में हम निश्चित रूप से सार्वभौमिक नामांकन का जो लक्ष्य है, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन का जो टारगेट लेकर के हम लोग चल रहे हैं, उसमें हम कामयाब होंगे। हम 100% एनरोलमेंट
लेवल अचीव करने में कामयाब होंगे सर। धन्यवाद माधव जी। शिक्षा किसी भी देश और समाज में सभी का संयुक्त प्रयास जब होता है तब उस देश और समाज में शिक्षा का स्तर बेहतर होता है। उत्तर प्रदेश शासन जो है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा विभाग है, वो माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में शिक्षा की स्तर और गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। बेसिक शिक्षा विभाग का ये जो प्रयास है विशेष रूप से सामर्थ्य और शारदा, ये अध्यापकों के प्रयास से, प्रधान अध्यापकों के प्रयास से, विभाग के प्रयास से, और उसके साथ कड़ी जुड़ती है हिंदुस्तान समाचार पत्र की। सभी हैंड होल्डिंग, सभी स्टेक होल्डर्स हैंड होल्डिंग करेंगे जब, तभी ये प्रदेश प्रगति करेगा। और हमें ये आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा की स्थिति और अधिक बेहतर और अधिक स्वर्णिम होने वाली है। हमारे आज के वेबिनार में आप महानुभाव हमारे साथ जुड़े, माधव जी तिवारी, अजय सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।